हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आगा शहरियार ख़ान। अभी हमने कुछ ही महीनों में देखा है कि ईरान ने जो है वो इज़राइल के ऊपर एक लिमिटेड रिटेलिएशन की है, जिसमें कुछ ख़ास नुकसान नहीं हुआ। और अभी इसी हफ्ते हमने देखा कि इज़राइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है। यानी मिडल ईस्ट जो है वो एक रीजनल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। तो आज के हम लेक्चर में बात करेंगे कि इज़राइल की स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से वो ईरान को ट्रैप करने जा रहा है, और ईरान की काउंटर स्ट्रेटजी क्या है कि किस तरीके से इजराइल के जो एक्शंस हैं मिडल ईस्ट के अंदर उनको लिमिट किया जा सके। और इस पूरे सिनेरियो में जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो है वो रोल क्या है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर भी चीजें नजर आ रही होंगी। इंशाल्लाह हम वन बाय वन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं इसराइल की स्ट्रेटजी की, तो इसराइल का जो गोल है इस टाइम के ऊपर वो है कि किसी तरीके से अपनी जो थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके वंस एंड फॉर ऑल। अगर हम इसराइल की थ्रेट की बात करें तो इसराइल को इस टाइम के ऊपर जो थ्रेट है वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। अब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है ईरान की, वो 3H है। यानी एक तरफ हमें हमास नजर आता है, एक तरफ हिजबुल्लाह हमें नजर आता है, और एक तरफ हुतीज नजर आते हैं। अगर मैं हमास की बात करूं तो हमास को इसराइल ने तकरीबन गजा के अंदर न्यूट्रलाइज कर दिया है। उनकी फर्स्ट और सेकंड टायर लीडरशिप को तकरीबन खत्म किया जा चुका है। अगर मैं बात करूं हिजबुल्लाह की लिबनान के अंदर, तो इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स के थ्रू और ग्राउंड असॉल्ट के थ्रू इसराइल की टॉप जो हिजबुल्लाह की टॉप टायर लीडरशिप है उसको भी तकरीबन खत्म किया जा चुका है, और इसी तरीके से होतीज को भी यमन में काफी डैमेज पहुंचा दिया है। लेकिन इन तीनों का जो स्पॉन्सर्ड है ईरान, अभी तक इसराइल ईरान को डैमेज पहुंचाने में नाकाम रहा है, और अभी तक इसराइल ने ईरानियन थ्रेट को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया। यही वजह है कि इसराइल की जो स्ट्रेटजी है वो यह है कि किसी तरीके से ईरान को एक वॉर के अंदर इंगेज किया जाए, एक वाइडर वॉर के अंदर इंगेज किया जाए। अब इसी वजह से इसराइल जो है वो डिफरेंट टैक्टिक्स यूज कर रहा है, प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर रहा है ईरान के ऊपर। फॉर इंस्टेंस एसेसिनेशन कैंपेन, कभी वो हमास की एसेसिनेट करता है, कभी हिजबुल्लाह की लीडरशिप को एसेसिनेट करता है, कभी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है उनकी टॉप टायर लीडरशिप को एसेसिनेट करता है, और ईरान को पुश करता है कि किसी तरह ईरान जो है वो रिटेलिएट करे। अच्छा जी, अब अगर ईरान रिटेलिएट करता है, आपको ये बात जाननी चाहिए कि ईरान एक स्टेट एक्टर है। ईरान हिजबुल्लाह की तरह, हमास की तरह या हुतीस की तरह नहीं है। ईरान एक स्टेट एक्टर है जिसकी अपनी एयरफोर्स है, जिसकी अपनी आर्मी है, और कुछ हद तक उनका अपना जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चल रहा है, और एक अच्छी खासी स्टेट है। तो अगर ईरान रिटेलिएट करता है और किसी तरीके से ईरान इजराइल की वॉर जो है वो ट्रिगर हो जाती है, तो कीपिंग इन व्यू दिस सिनेरियो, इजराइल का जो सबसे बड़ा सपोर्टर है, जो सबसे बड़ा स्पॉन्सर्ड है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो इस वॉर के अंदर अपने आप को ना चाहते हुए भी इंगेज करेगा। क्यों? क्योंकि इजराइल कैन नॉट वेज अ वॉर विद स्टेट एक्टर विदाउट यूएस सपोर्ट। तो अगर इजराइल ईरान की वॉर ट्रिगर होती है तो वो विद इन डेज के अंदर जो है वो ईरान यूएस वॉर के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगी। और अगर ईरान यूएस वॉर ट्रिगर होती है तो विद इन वीक्स में जो है वो ईरान की थ्रेट न्यूट्रलाइज हो जाएगी। एंड दैट इज द ट्रैप ऑफ इसराइल। ये इसराइल की मेन स्ट्रेटेजी है और वो ट्रैप है। वो क्या करना चाह रहे हैं, उनकी टू डायमेंशनल स्ट्रेटेजी है कि जैसे ही ईरान को वॉर के अंदर इंगेज करेंगे तो एक तरफ ईरान को मिलिट्री वाइज उनको डैमेज पहुंचाएंगे, ऑयल फील्ड्स उनकी तबाह करेंगे, उनके जो खास तौर के ऊपर न्यूक्लियर एसिड्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनको डैमेज किया जाएगा। और साथ साथ जो है उनके इंटरनली जो है वो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन को ट्रिगर किया जाएगा। यही वजह है कि अगर आप नेतन्याहू की अभी रिसेंटली स्पीचेस देखें तो वो क्या कहते हैं कि वी आर स्टैंडिंग विद द ग्रेट पर्शियन पीपल।
पर्शियन पीपल जो है वो तो बड़े जो है वो पीस लविंग नेशन है, बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनके ऊपर एक फैशिस्ट रिजीम है जो वहां पर अमन नहीं होने देता, जो वहां पर तरक्की नहीं होने देता, डेमोक्रेसी नहीं लाने देता, उनको जो है वो प्रोग्रेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। इसी वजह से पर्शियन पीपल को चाहिए कि वो अपने रिजीम के अगेंस्ट स्टैंड हो। और ये आप सब लोगों को पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिजीम चेंज ऑपरेशन में बड़ी महारत रखता है। पहले भी ईरान के अंदर वो रिजीम चेंज ऑपरेशन कर चुके हैं, डिफरेंट कंट्रीज में ये काम कर चुके हैं। तो जब ईरान को वो मिलिट्रीली इंगेज करेंगे, वहीं से जो है वो रिजीम चेंज ऑपरेशन भी ट्रिगर किया जाएगा और विद इन वीक्स में जो है वो वंस एंड फॉर ऑल ईरानियन थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि कीपिंग इन व्यू दिस स्ट्रेटजी ऑफ इजराइल, ईरान अपने आप को इस ट्रैप में क्यों ला रहा है, ईरान अपने आप को इस ट्रैप में क्यों फंसा रहा है, क्यों जो है वो ईरान जो है वो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स कर रहा है इजराइल के ऊपर। तो आपने ये भी सोचना है कि देखें ईरान के पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं, ठीक है। ईरान की इस टाइम पे जो स्ट्रेटजी है या ईरान का जो वाइडर पर्सपेक्टिव में गोल है वो यहां पर यह है कि किसी तरीके से इजराइल के जो एक्शंस हैं मिडिल ईस्ट में उसको लिमिट किया जा सके, क्योंकि इजराइल हर गुजरते दिन के साथ जो है वो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो इजराइल के एक्शंस को क्या किया जा सके, यहां पर स्टॉप किया जा सके किसी तरीके से। और दैट इज वाई ईरान के जो टूल है यहां पर स्ट्रेटजी है वो क्या है, ईरान चाहता है कि किसी तरीके से स्टेक्स को इंक्रीज किया जाए और ये मैसेजिंग दी जाए कि मिडिल ईस्ट जो है वो रीजनल वॉर की तरफ बढ़ रही है। क्या कि मिडिल ईस्ट अगर इजराइल ने अपने एक्शंस को लिमिट नहीं किया, इजराइल ने जो है वो थ्री एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक्शंस को लिमिट नहीं किया, ईरान के अगेंस्ट अपने एक्शंस को लिमिट नहीं किया, तो पूरे मिडिल ईस्ट में जो है वो एक रीजनल वॉर लग जाएगी। और ईरान क्यों कर रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बीइंग द लार्जेस्ट स्पॉन्सर स्टेट ऑफ इजराइल वो कभी भी मिडिल ईस्ट में रीजनल वॉर होने नहीं देगा। और जब जैसे ही रीजनल वॉर के चांसेस ज्यादा होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपना लेवरेज यूज करेगा इजराइल के ऊपर और इजराइल के एक्शंस को जो है वो किसी तरीके से डिप्लोमेटिकली लिमिट करने को कहेगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन सवाल पैदा होता है कि क्यों जो है वो यूएस जो है वो रीजनल वॉर नहीं चाहता, क्यों जी यूएस जो है वो मिडिल ईस्ट में रीजनल वॉर नहीं चाहता। ये तो अच्छी बात है, इजराइल की सिक्योरिटी वंस एंड फॉर ऑल जो है वो इंटैक्ट हो जाएगी, ईरानियन थ्रेट न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ईरान के न्यूक्लियर एसिड्स को आप खत्म कर देंगे, ऑयल फील्ड्स को खत्म कर देंगे और आप मिडिल ईस्ट फिर आप आराम से आप वहां पे डोमिनेट कर सकते हैं। यूएस इस वजह से रीजनल वॉर नहीं चाहता मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में यूएस का जो सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, यहां पर स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है वो किसके साथ है, यूएस का वो चाइना के साथ है, रशिया के साथ है। और इस टाइम के ऊपर जो उनका मेन फोकस्ड एरिया है वो इंडो पैसिफिक है, वो मिडिल ईस्ट नहीं है। अगर मिडिल ईस्ट में एक लार्जर वॉर ट्रिगर हो जाती है तो यूएस की पूरा फोकस मिडिल ईस्ट के ऊपर हो जाएगा, और जो इंडो पैसिफिक इस टाइम के ऊपर मेन स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का एरिया है वहां पर चाइना बड़ी आसानी से डोमिनेट करेगा रीजनल कंट्रीज के ऊपर। इवन वहां पर जो ताइवान का मसला चल रहा है या साउथ चाइना सी का इशू चल रहा है या कोरियन पेनिनसुला का इशू चल रहा है, वहां पर आराम से आप देखेंगे इंडियन ओशन के ऊपर और उस रीजन में चाइना डोमिनेट कर जाएगा। तो यूएस कभी भी नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में एक लार्जर वॉर जो है वो एक ट्रिगर किया जाए। दैट इज वाई आप देखेंगे कि ईरान जो है वो कंट्रोल्ड स्ट्राइक्स कर रहा है इजराइल के ऊपर। ऐसी स्ट्राइक्स क्यों नहीं कर रहा जिससे डैमेज हो, क्यों अगर ऐसी स्ट्राइक्स करेगा जिससे लार्जर डैमेज हो जाए तो यूएस को ना चाहते हुए भी इस वॉर में आना पड़ेगा और फिर इजराइल ईरान की वॉर ट्रिगर होगी और फिर यूएस ईरान की वॉर ट्रिगर हो जाएगी। दैट इज वाई इजराइल ईरान जो है वो लिमिटेड स्ट्राइक्स कर रहा है। क्यों, इससे लिमिटेड स्ट्राइक से एक मैसेजिंग जा रही है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को कि भाई हम आपके स्पॉन्सर, से एक मैसेजिंग जा रही है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को कि भाई हम आपके स्पॉन्सर स्टेट हैं और हम आपके साथ इस मुश्किल वक्त में भी खड़े हुए हैं और हम इसराइल के अगेंस्ट हैं, ना सिर्फ वर्बली हम उसके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं।
मुस्लिम वर्ल्ड में भी एक मैसेज जा रहा है कि भाई इस टाइम के ऊपर अगर इसराइल के अगेंस्ट कोई नेशन खड़ा हुआ है तो वो ईरान है। और यूएस के साथ भी सिग्नलिंग की जा रही है कि देखें हम इसराइल के डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर रहे हैं। हाँ, अभी हम आपको पहले से बता देते हैं कि हम कहाँ पर अटैक करने वाले हैं थ्रू डिफरेंट चैनल्स के थ्रू। लेकिन अगर आपने इज़राइल के एक्शंस को लिमिट नहीं किया तो हम उनका आयरन डोम सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट करके एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं इज़राइल को। दैट इज़ वाई जितना जल्दी हो सके आप इज़राइल के एक्शंस को लिमिट करें। और फिर गल्फ कंट्रीज को भी ये मैसेजिंग दी जा रही है कि अगर हमारी ऑयल फील्ड्स को डैमेज किया गया तो हम गल्फ कंट्रीज की ऑयल फील्ड को भी डैमेज कर देंगे। लेकिन ईरान की जो स्ट्रैटेजी है ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है। ईरान की जो स्ट्रैटेजी है ये एक बहुत बड़ा, इसको गैम्बल भी आप कह सकते हैं, इसको आप ब्लफ भी कह सकते हैं, जो कि फेल भी हो सकता है। अगर इज़राइल की यही टैक्टिक्स रहीं और ईरान और विद इन वीक्स में आप देखेंगे ईरान जो है वो अपने घुटनों के ऊपर होगा, क्योंकि वो सारी बातें अपनी जगह हैं कि मुसलमान ताकत है और जी बड़ी कुवत है, ये है वो है, बट नो वन कैन फाइट द माइटी यूएस फोर्स। स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर के अंदर, रियलिज्म के अंदर, रियल पॉलिटिक के अंदर जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग समझते हैं, उन लोगों को ये पता है कि ईरान के पास इस टाइम पे इतनी सलाहियत नहीं है, कीपिंग इन व्यू द इकोनॉमी ऑफ ईरान, सैंक्शंस, उनकी इंटरनल पोलराइजेशन, के वो यूएस के सामने जो है वो टिक पाए। अगर बात जाती है इस तरफ तो हम ये प्रोस्पेक्ट्स कर सकते हैं, जो प्रोस्पेक्ट्स फ्यूचर हम एनालिसिस कर रहे हैं कि इस टाइम के ऊपर रीजनल वॉर के चांसेस बढ़ रहे हैं और इसराइल के स्ट्रेटजी की कामयाब होने के चांसेस ज्यादा हैं और ईरान आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ट्रैप करता चला जा रहा है, बिकॉज ईरान के पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड है। वह उसको किसी तरीके से भी इसराइल को तो फेस करना है। अगर वो इस तरीके से नहीं करेगा तो दूसरी तरीके से इसराइल आहिस्ता आहिस्ता एसेसिनेशन कैंपेन के थ्रू तमाम ईरानियन थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर दे। तो ईरान को ये गैम्बल तो खेलना ही खेलना है और जिसकी वजह से रीजन में जो है वो एक लार्जर वॉर के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये लार्जर वॉर लगती है तो इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? इम्प्लीकेशन सबसे पहले ये होंगे कि ऑयल प्राइसेस है वो शूट कर जाएंगे। सो पाकिस्तान जैसे कंट्री जिसमें ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे इन्फ्लेशन मजीद बढ़ेगी। दूसरी चीज, ट्रेड रूट्स जो है उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाएगी, खास तौर पे हमें पता है स्विस कनाल हो गया, बाबुल मंदब हो गया, यहाँ पर ये चोक पॉइंट्स हैं जो चोक हो जाएंगे और ट्रेड के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होगी। इसका मतलब फाइनल कॉमोडिटी प्राइसेस जो है उनके अंदर भी जो है वो इंक्रीज आ जाएगी। फिर सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर हो सकता है ट्रिगर, न्यूक्लियराइजेशन का कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और एक आर्म रेस भी ट्रिगर हो सकती है। और उसके साथ साथ हमने देखा पहले भी जब भी मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मिलिशियाज जो है वहां पर इरप्ट होती हैं, खासतौर पे आईएसआईएस हमने पहले देखा था अरब स्प्रिंग के बाद से, तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी वहां पर मिलिशियाज इरप्ट हो सकती हैं। तो इस लेक्चर के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है क्या। अक्सर मैं देखता हूं कि यहाँ पे लोग ईरान को एज अ हीरो के तौर पर पेश करते हैं या कुछ लोग विलन के तौर पर पेश करते हैं। अक्सर मैं सीएसपी के भी स्टेटस देख रहा होता हूँ कि जी ईरान बड़ा हीरो है, ईरान इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। ईरान ना इस टाइम पे हीरो है ना जीरो है। ईरान वही कर रहा है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में एक स्टेट को करना होता है, जो रियलिज्म भी प्रिडिक्ट करता है कि आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को इंटैक्ट करना है। दैट इज वाई वो लिमिटेड स्ट्राइक्स कर रहा है इसराइल के ऊपर, डैमेज नहीं कर रहा और सिग्नलिंग दे रहा है कि अगर आप नहीं रुके तो रीजनल वॉर होगी और यूएस को प्रेशर दे रहा है कि जी आप जो है वो इसराइल के एक्शंस को लिमिट कर। अब आप ये चीजें समझ गए कि किस तरीके से चीजें जा रही हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर के बाद आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि जी ईरान ने अटैक किया तो इसराइल का नुकसान नहीं हुआ और इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो ईरान का नुकसान नहीं हुआ, तो ये क्या आपस में पीछे की इनकी जो है वो फ्रेंडलीनेस चल रही है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इट इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स जो आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ सीएसएस समझनी चाहिए। थैंक यू सो मच।